हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी और व्यापम के सभी अभ्यर्थियों को मैं महेंद्र देवांगन हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो लेक्चर है वो बेस्ड रहेगा वर्ण एवं ध्वनि से संबंधित। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि संधि एवं समास पहले से ही अपलोड कर दिया गया है वीडियो, है ना। और यह हमारा तीसरा लेक्चर होगा जो वर्ण एवं ध्वनि पर आधारित रहेगा। इसके बाद हम पर्यायवाची करेंगे, लोकोक्ति करेंगे, मुहावरा करेंगे। ठीक है, यदि आप लोगों का सपोर्ट मिलता है तो, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। ओके, तो आइए हम शुरू करते हैं। और यह जो वर्ण एवं ध्वनि है या फिर हम हिंदी से जो सीरीज़ चालू कर रहे हैं वो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। व्यापम के कोई सा भी एग्ज़ाम ले लीजिए आप, 10 नंबर का क्वेश्चन मिनिमम यहाँ से आता ही है। उसके बाद फिर आप हम बात करें मेंस के रिस्पेक्ट में, सीजीपीएससी मेंस के रिस्पेक्ट में, तो सीजीपीएससी मेंस के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पॉर्टेंट है ना। वहाँ पर 50 मार्क्स के क्वेश्चन आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। उसके बाद फिर हम बात करें सहायक सम परीक्षक, जो कि 2 जनवरी 2022 में होने वाला है। वहाँ हिंदी से 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आएगा और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो शुरू करते हैं वर्ण एवं ध्वनि। ठीक है, ध्वनि शब्दों की आधारशिला है जिसके बिना किसी शब्द की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती। ठीक है, हम यूं कहें ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। अब यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है तो ध्यान दीजिएगा, ध्वनि शब्दों की आधारशिला है, एक हो गया, है ना। ध्वनि शब्दों की आधारशिला है। दूसरा पॉइंट आप याद रखेंगे, ध्वनियों का लिखित रूप क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ से हम वही पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट होगा, और जो नहीं होगा उसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, ओके, हम आगे बढ़ते हैं। वर्ण, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। ठीक है, क्लियर। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किया जा सकता। ठीक है, अक्षर बोलते हैं ना, जिसका क्षरण न हो अक्षर कहलाता है। अब जैसे कि हम यहाँ पर राम शब्द लें तो राम शब्द में क्या क्या मिलकर बना हुआ है? राम शब्द र, आ, म, अ। तो यहाँ पर थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा। जैसे र है तो ये आधा र है, उसके बाद फिर आ का मात्रा है, उसके बाद आधा म है और उसके बाद अ है। ठीक है, यहाँ पर विशेष ध्यान दीजिएगा। यदि ध्यान नहीं देंगे तो फिर एक्सीडेंट होने का संभावना काफ़ी बढ़ जाता है। जैसे निषेध है तो निषेध में छोटी ई की मात्रा है ना। तो न आधा न, उसमें ई की मात्रा लगा हुआ है ना, और वो ई छोटा ई है। उसके बाद स है षटकोण का, और षटकोण का स। कहने का मतलब है कि जितने भी आपके शब्द आएंगे, जितने भी व्यंजन आएंगे, वो सभी के सभी छोटा होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि आधा न आधा स, है ना, आधा ध, ये सब इसमें स्वर मिलकर क्या बने हैं? एक शब्द बने हैं। ठीक है, ओके, आगे हम बढ़ते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह या समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। हिंदी में मूलतः 52 वर्ण हैं, जिनमें 11 स्वर हैं, 2 अयोगवाह है, 33 व्यंजन है, 4 संयुक्त व्यंजन है और 2 उत्क्षिप्त व्यंजन है। ठीक है, तो आइए हम इसको डिटेल से चर्चा करते हैं, है ना। वर्णमाला, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 11 स्वर कौन कौन से हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और मेरे हिसाब से जो पुराने अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी भली भांति परिचित हैं। जो नहीं हैं, नए अभ्यर्थी हैं, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देंगे। ओके, तो सबसे ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका ये री। ओके, तो स्वर कितने हैं? तो 11। व्यंजन कितने हैं? 33। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4। उत्क्षिप्त व्यंजन कितने हैं? 2। तो 4 संयुक्त व्यंजन देखिए, छ, क और स से मिलकर बना हुआ है त्र। संयुक्त व्यंजन मतलब 2 व्यंजनों से ही मिलकर बना हुआ व्यंजन हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। तो आधा क और स मिलकर छ बना है, त और र मिलकर त्र बना है। ठीक है, और ज और य मिलकर क्या बना है? ज्ञ, और स्र, स और र मिलकर स्र बना है। ठीक है, और अड़ा और अढ़ा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं?
उत्क्षिप्त व्यंजन। तो यहाँ से क्वेश्चन आने का 100% चांस है। स्वर कितने होते हैं? 11। अब यहाँ से कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर व्यंजन है, तो व्यंजन, अब देखिए व्यंजन में 33 व्यंजन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो जो आपका यहाँ पर क ख ग घ, तो क से शुरू हो रहा है तो इसको हम लोग क वर्ग बोल देते हैं, च वर्ग बोल देते हैं, ट वर्ग, ठीक है, ओके। और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? पंचमाक्षर भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि पंच अक्षर से बना हुआ है। उसके बाद फिर च वर्ण, त वर्ण, ठीक है। और उसके बाद फिर आखिरी में आते हैं आप य र ल व, ये है आपका अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद उष्म व्यंजन कौन सा है? जिसमें उष्मा निकलती है, गर्माहट की एहसास होती है, श, श, स, ह, है ना, यह है आपका। और हाँ, यहाँ पर मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि ये जो 3 स हैं इसका क्रम भी आपको पूछता है। तो सबसे पहले आपका क्या है? ये शक्कर का स है, उसके बाद फिर षटकोण का, उसके बाद फिर सरोता का, ठीक है। आप ये ध्यान रखेंगे क्रम, ये क्रम भूलेंगे तो फिर मामला गड़बड़ हो सकता है आगे, ओके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आ रहा होगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं अयोगवाह वर्ण। तो अयोगवाह वर्ण किसको बोलते हैं? तो अंगूर का अंग और अहा, ठीक है, जो ये विसर्ग का मात्रा है। तो ये अयोगवाह इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये न तो स्वर में आते हैं और न ही व्यंजन में आते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं वर्णों के प्रकार। तो वर्णों के प्रकार, एक तो स्वर वर्ण होता है, दूसरा व्यंजन वर्ण, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्वर वर्ण के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर व्यंजन वर्ण के बारे में चर्चा करेंगे। संयुक्त रूप से बोले जाने वाले वर्ण, संयुक्त रूप से नहीं, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण, मतलब उसको किसी भी प्रकार की सहायता की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं, ठीक है। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? तो 11 है हिंदी में स्वरों की संख्या, जैसा कि हमने पहले ही पढ़ चुका है। यदि अयोगवाह वर्ण को जोड़ेंगे हम तो उसकी संख्या कितनी हो जाती है? 13 हो जाती है, ठीक है, ओके। बाकी ये मेंस में आया था, मैं अभी इसके पर्सपेक्टिव से कुछ नहीं बात करेंगे। आगे हम बात करेंगे स्वरों का वर्गीकरण। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, स्वरों का वर्गीकरण। तो कभी पूछ देगा आपको मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, उसके बाद फिर जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, मात्रा के आधार पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो 3 में बांटा गया है, ठीक है। 3 प्रकार होता है, मात्रा के आधार पर या फिर उच्चारण के आधार पर। जीभ के आधार पर तो ये भी आपके 3 प्रकार के हैं, और मुख द्वार खुलने के आधार पर तो ये आपके 4 प्रकार के हैं, ठीक है। ओंठों की स्थिति के आधार पर तो 2 है ना, अवृत्तमुखी, वृत्तमुखी। घोषत्व के आधार पर, ठीक है, तो इसको हम लोग निरनुनासिक और अनुनासिक 2, ठीक है। तो 4 वाले कौन से हैं? तो मुख द्वार जैसे खुलते हैं उसके हिसाब से। तो आइए हम देखते हैं कि स्वरों का वर्गीकरण मात्रा या उच्चारण के आधार पर 3 भागों में कैसे बांटा गया है। तो यहाँ पर ह्रस्व स्वर या मूल स्वर कहते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ह्रस्व स्वर ये तो कॉमन हो गया है, आज के डेट में मूल स्वर पूछा जाता है ना। तो जाहिर सी बात है, जिसमें कम समय लगता है उसको हम लोग ह्रस्व स्वर या मूल स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर जिसमें उच्चारण में मूल स्वर के उच्चारण से ज़्यादा समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इसमें 2 मात्रा का समय लगता है, याद रखेंगे, इसमें 2 मात्रा का समय लगता है, ठीक है। और प्लूत स्वर, इसमें 3 मात्रा का समय लगता है, दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है ना। आप उच्चारण करके देख लीजिए, अ, ई, उ, री, ठीक है, ये सभी के सभी छोटे मात्रा वाले हैं, ओके। और यहाँ पर देखें आप बड़ी मात्रा, और इसके बाद फिर जैसे हम बोले राम, फाइन, तो हम जैसे आवाज़ निकाल रहे हैं राम, तो ये जो एस की आकृति है उसे ही हम लोग प्लुत स्वर कहते हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं जीभ के आधार पर, ओके। तो जीभ के आधार पर, तो जीभ को 3 भागों में बांटा गया है ना, अग्र, मध्य और पश्च। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को हिदायत देता हूं, है ना, मेरा ओपिनियन है, बाकी आपका मानना ना मानना आपका काम है। तो जीभ के आधार पर सबसे पहले हम मध्य या केंद्रीय स्वर कहते हैं, किसको? अ को। तो अ को आप सबसे पहले याद कर लीजिए। उसके बाद फिर अग्र स्वर याद करें, तो अग्र स्वर आपका ई ए ऐ, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी जितने भी बचे हैं वो आप पश्च स्वर में डाल देंगे, ठीक है, ओके। आगे हम बढ़ते हैं मुख द्वार के खुलने के आधार पर। तो मुख द्वार के खुलने के आधार पर इसे 4 भागों में बांटा गया है, विवृत, विवृत,
ठीक है, अर्धविवृत्त और अर्धसंवृत्त और संवृत्त। तो विवृत्त, तो इसमें ध्यान रखेंगे आप, इसमें आ की मात्रा, ठीक है, आ की मात्रा आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, याद करिए, समझना है समझिए, दोनों करना है दोनों करिए, ठीक है, लेकिन एग्जाम निकलना चाहिए। विवृत्त आ, इसको याद रख लें। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर याद रखने का ट्रिक भी बता रहा हूँ, ए और ओ, ये है आपका अर्ध संवृत्त। पहले विवृत्त देखिए, विवृत्त आएगा, उसके बाद फिर अर्ध विवृत्त, उसके बाद फिर अर्ध संवृत्त, उसके बाद फिर संवृत्त, ठीक है। तो आ और ए ओ है ना, तो ये है आपका विवृत्त आ, और उसके बाद फिर अर्ध संवृत्त क्या है, तो ए और ओ, और उसके बाद संवृत्त याद कर लेंगे, ई उ ऊ, है ना, ये कंटिन्यूअस है, लगातार है, तो इसलिए आप इसको याद करने में सहायता होगा, आपको आसानी होगा। और उसके बाद फिर लास्ट में अर्ध विवृत्त, बाकी जो बचे हैं उसको अर्ध विवृत्त में डाल सकते हैं, ठीक है, ओके। सॉरी। आगे हम बढ़ते हैं ओठों की स्थिति के आधार पर। तो ओठों की स्थिति के आधार पर हम यहाँ पर देखते हैं अवृत्तमुखी और वृत्तमुखी। नाम से ही स्पष्ट है, अवृत्तमुखी कहने का मतलब है कि वहाँ पर वृत्त नहीं बन रहा है, और वृत्तमुखी कहने का मतलब है कि वहाँ पर वृत्त बन रहा है। जो मुख है आपका, जो होंठ है ना, वो कैसा बन रहा है, वृत्त बन रहा है। तो उ ओ और आ, यहाँ पर ध्यान देंगे, मैं रिपीट करना चाहूँगा, यहाँ पर आ के न चंद्राकार है और न ही अंक की मात्रा है, ठीक है, ये दोनों के बीच का है, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना, ये सभी के सभी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं घोषत्व के आधार पर अलजीहा की स्थिति के अनुसार। तो घोषत्व के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है ना, एक निरनुनासिक, या फिर हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मौखिक स्वर, और एक अनुनासिक स्वर, ठीक है, अनुनासिक। तो ये बहुत ही सिंपल है, अनुनासिक मतलब जिनका उच्चारण मुंह के साथ साथ नाक से होता है, उसको हम लोग अनुनासिक कहते हैं, और जितने भी पंचमाक्षर है वो आपके सभी के सभी अनुनासिक में आएंगे, ठीक है, और बाकी जितने भी हैं वो आपके निरनुनासिक में आएंगे, ओके। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आ रहा होगा। उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या देखेंगे, व्यंजन वर्ण, ठीक है। तो व्यंजन वर्ण, आप देखो स्वर वर्ण क्या था, तो वह स्वतंत्र रूप से बोला जाने वाला वर्ण था, और व्यंजन वर्ण क्या है, तो इसमें स्वरों की सहायता लेकर हम इसकी उच्चारण करते हैं, ठीक है, तो ये व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखेंगे व्यंजन वर्ण, ये है आपके प्रकार, है ना। उसके बाद फिर व्यंजन वर्ण, उसके बाद फिर संख्या। देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है कि संख्या आप करो, लेकिन अपने आप ही हो जाएगा संख्या जब आप इसको समझेंगे, ठीक है। तो व्यंजन वर्ण के बारे में हम बात करते हैं। स्पर्श व्यंजन, देखिए आपको याद करने के दो तरीके हैं, या तो आप एक एक करके इसको याद करेंगे, या फिर आप जितने भी क से लेके प तक है, या फिर क वर्ग से लेकर प वर्ग तक है, ये सभी के सभी को हम लोग स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं, ठीक है, ओके। और क्या होता है स्पर्श व्यंजन, तो स्पर्श व्यंजन कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ, इसके स्पर्श से होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन बोलते हैं, ठीक है, ओके। आगे हम बढ़ते हैं द्विगुण व्यंजन, जिसको हम लोग उत्क्षिप्त भी बोलते हैं। तो ये अढ़ और अढ़, अढ़ और अढ़, ठीक है, ये इसकी संख्या 2 है। अंतस्थ व्यंजन, इसको हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, य र ल व, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, जिसमें हमें ऊष्मा का एहसास होता है, अंतस्थ व्यंजन मतलब वो अंदर से निकलता है, य, ओके। तो य र ल व, ये है आपका अंतस्थ व्यंजन। और षटकोण का स, सलजम का स, सरोता का स और ह, ये है आपका ऊष्म व्यंजन। इसमें इसको बोलने से ऊष्मा का एहसास होता है, ऊष्मा की निर्गत होती है, ओके। और कुल व्यंजन इस तरह से आप देखेंगे कि 35 हो जा रहा है, ठीक है। विशेष क्या है इसमें, तो विशेष है आपका क, स से मिलकर आपका छ बना है, इसको हम लोग संयुक्त व्यंजन बोलते हैं, जिसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि इस बार भी अभी चर्चा करना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं
ये देखिए स्पर्श व्यंजन, जैसा कि हमने यहाँ पर पहले ही चर्चा किया है, तो जितने भी वर्ग हैं ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन। उसके बाद फिर पंचमाक्षर किसको बोलते हैं? तो जाहिर सी बात है पंचमाक्षर, याद रखेंगे जी, जितने भी आपके पांचवें वर्ण हैं उन सभी को हम लोग पंचमाक्षर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ देता है आपका कि पंचमाक्षर कितने हैं, तो फिर आप भाई जाहिर सी बात है नाम से स्पष्ट है यार कि पंचमाक्षर 5 से। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं स्पर्श व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। तो स्पर्श व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण, तो घोषत्व के आधार पर दो होते हैं, अघोष और सघोष, और प्राणत्व के हिसाब से होते हैं दो, अल्प प्राण और महाप्राण। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर पहले ही बता देता हूँ आपको, अघोष और सघोष। अघोष मतलब जिसमें घोष ना हो या फिर जिसमें कंपन ना हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अघोष। और जिसमें कंपन होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? सघोष। ठीक है, ओके। अब उसके बाद फिर प्राणत्व के हिसाब से तो अल्प प्राण और महाप्राण, तो यहाँ पर वायु की कमी और बेसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अल्प प्राण और महाप्राण। तो ध्यान दीजिएगा, कमी और बेसी ये दोनों एक दूसरे का विलोम है। ठीक है, याद रखेंगे, कमी मतलब कम, बेसी मतलब अधिक। ठीक है, ओके, आगे हम बढ़ते हैं। तो पहला और दूसरा क ख ग घ अंगा, जैसे कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, आपको यहाँ पर ले जा, जैसे कि हम यहाँ पर पहला और दूसरा वर्ण बोलते हैं क और ख। ठीक है, ये क्या है आपका? अघोष, और बाकी जितने भी हैं वो है आपका घोष। ठीक है, ओके, अघोष पहला और दूसरा वर्ण, और उसके बाद फिर बाकी जितने भी वर्ण हैं तीसरा, चौथा और पांचवा, ये क्या होंगे? सघोष। ठीक है, बस उसके बाद फिर सभी स्वर जितने भी हैं वो आपके सघोष वर्ण हैं। क्लियर? सभी स्वर जितने भी हैं वो हैं आपके सघोष। अंतस्थ व्यंजन ये आप पहले भी पढ़ चुके हो, बार बार रिपीट हो रहा है, तो आपको मैं समझता हूं कि मेमोराइज हो रहा है। य र ल व ह। ओके, उसके बाद फिर हम प्राणत्व के हिसाब से, मतलब अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में हम बात करेंगे। तो जिसमें कम वायु लगता है, ठीक है, वायु की कमी बेसी को ही हम अल्प प्राण और महाप्राण कहते हैं। तो पहला वर्ण और तीसरा वर्ण ये क्या होता है? अल्प प्राण, और दूसरा, चौथा और पांचवा ये है आपका महाप्राण। ठीक है, ओके, देख लीजिएगा। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, यहाँ पर नोट करके लिखा है, ये क्वेश्चन आया भी था, आप देख सकते हैं। अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनियों का संबंध हवा की कमी बेसी से है। ठीक है, कमी और बेसी एक दूसरे का विलोम है, इसको भी आप याद रखते चलिए। उच्छित या फिर द्विगुण व्यंजन अड़ और अढ़, ठीक है, जिनके उच्चारण में जीभ के पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करे फिर झटके से नीचे आ जाए। तो ध्यान दीजिएगा, जब ये हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ के बता रहा हूँ, तो आप भी साथ में उच्चारण करते चलिए, क्योंकि हिंदी एक ऐसा चीज़ है, जैसे कि सहायक सम परीक्षक आपको 100 क्वेश्चन पूछेगा, है ना, तो उस 100 क्वेश्चन में क्या क्या नहीं पूछेगा। ठीक है, तो आप इसी सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए विस्तार से पढ़िए। ओके, तो द्विगुण व्यंजन अड़ा और अढ़ा। ठीक है, मूर्धन्य, सघोष, अल्प प्राण। ठीक है, सघोष अल्प प्राण और अढ़ा है सघोष महाप्राण। ठीक है, और एक नोट करके यहाँ पर लिखा गया है, अड़ा और अढ़ा हिंदी के विकसित व्यंजन है, ये संस्कृत में नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं अंतस्थ व्यंजन। मैं यहाँ पर फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूँ, अड़ा और अढ़ा, इसको ध्यान देंगे, ये सघोष है, दोनों मूर्धन्य है, लेकिन यहाँ पर अड़ा और अढ़ा, तो जिसमें ज़्यादा समय लग रहा है वो महाप्राण हो जाता है, और जिसमें कम समय लग रहा है वो अल्प प्राण हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम अंतस्थ व्यंजन। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, अंतस्थ व्यंजन में ये वर्ग देखिए, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, ये सभी के सभी क्या है? उच्चारण का स्थान है या फिर स्पर्श व्यंजन है। लेकिन यहाँ पर य, र, ल, व, इसको हम देखेंगे कि कौन कौन सा स्पर्श करता है। ठीक है, तो तालव्य, य, तालव्य और तालु। तालु मतलब ये मुख के ऊपर का जो हिस्सा है उसको हम लोग तालु कहते हैं।
वत्सर्य क्या होता है? तो वत्सर्य ध्यान देंगे, याद कर लेंगे, र और ल, ठीक है, र और ल, ये दंतमूल मसूड़ा, ठीक है, ये सभी के सभी क्या हैं? आपके सघोष और अल्प प्राण, ठीक है। सघोष मतलब जिस पर कंपन होता है, और वह ये बार बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, दंत्योष्ठ जिसको हम लोग बोलते हैं दांत और ओंठ, ठीक है, ये दोनों के सहयोग से उच्चारण होता है। तो यह को याद रखेंगे आप लोग, तालव्य और र और ल ये दोनों है, उसको हम लोग वत्सर्य के नाम से याद रखेंगे। और वत्सर्य कहने का मतलब क्या है? दंतमूल और मसूड़ा, इन दोनों का यूज होता है, तब जाके उच्चारण होता है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और हमें यह भी बताइए कि हमें कौन सा वीडियो बनाना चाहिए आगामी। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। य व ह ये अर्ध स्वर कहलाता है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। र ये लुंठित है, जिसके उच्चारण में जीभ और तालू से लुढ़क कर स्पर्श करे। ल ये पार्श्विक है, जिसके उच्चारण में हवा जीभ के बगल से निकल जाए, ठीक है। ल क्लियर? ओके, आप उच्चारण करते हुए पढ़िए भाई, ठीक है। उसके बाद फिर हम आते हैं ऊष्म संघर्षी व्यंजन। तो ऊष्म संघर्षी व्यंजन ये पहले भी चर्चा किया जा चुका है ना। तो तालव्य जो सलजम कसा है या फिर शक्कर कसा है वो तालव्य, उसके बाद फिर षटकोण कसा है वो मूर्धन्य, उसके बाद फिर स है सरुता का वो वत्सर्य, और ह है तो ये स्वर यंत्रीय, स्वर यंत्र कंठ के भीतर, है ना, इतना ज़्यादा शुद्ध हिंदी, कंठ के भीतर, फाइन। उसके बाद फिर हम इसको क्या बोलते हैं? सघोष महाप्राण, ठीक है। सघोष महाप्राण, सघोष मतलब जिसकी कंपन हो, और महाप्राण मतलब जिसमें ज़्यादा समय लग रहा है, ठीक है। और बाकी जो है आपका अघोष महाप्राण। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और यह भी बताएं हमें कि आगामी वीडियो किस टॉपिक पर बनाना चाहिए। ओके, सो संयुक्त व्यंजन हम देखते हैं। संयुक्त व्यंजन हम पहले भी देख चुके हैं। ओके, मुझे ऐसा नहीं लगता कि फिर से देखना है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, फाइन। तो छ है वो बना है आपका क और श से, तो आधा क और षटकोण का सा। त्र बना है त और र। ये सीधा सी बात है, लॉजिकली है। यदि आप लोग थोड़ा सा उच्चारण करके देखें तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है, पसंद आने वाला है। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर एक नोट दिया है, प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ की ध्वनि छिपी रहती है। तो आप जैसे राम को देखें तो ऑब्वियसली वहाँ पर अ तो छुपा ही हुआ है हर एक में, है ना। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, हिंदी ध्वनियों के उच्चारण का स्थान। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको ऐसे ही याद कर लो, कंठ, है ना, कैसे? कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ, इनको पहले तो याद कर लो, ठीक है, बस। उसके बाद फिर विशेष क्या है यहाँ पर? तो विशेष ये है कि क से तो हो जाएगा, उसके बाद फिर अ आ और ई, ठीक है, आ और ई ये कंटिन्यूअस है कंठ और तालव्य में। आ ये कंठ, तालव्य, ई, और यहाँ पर कंठ में आपका विसर्ग भी आएगा और ह भी आएगा, तो ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद तालव्य में क्या है? य आ रहा है, य, ठीक है, य, और ई और च वर्ण। च वर्ण तो आप जानते ही हो, ई और य। उसके बाद फिर मूर्धन्य में री। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये जो री है ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, क्या? री, ठीक है, ओके। और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, दंत्य वर्ण। तो दंत्य वर्ण आपका स और ल, ठीक है, स और ल। ओष्ठ क्या है? तो ओंठ से जो यूज होता है उ और प वर्ग। प वर्ग को तो आप जानते हैं भाई, है ना। उ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। कंठ तालव्य कैसे याद रखें? कंठ तालव्य, तो ध्यान दीजिएगा, कंठ और तालव्य इन दोनों को मिलाकर हम यहाँ पर ए और ए का उच्चारण करते हैं। कंठोष्ठ मतलब कंठ और ओष्ठ, ओठ दोनों का यूज हो रहा है। ये है आपका ओ और औ, ठीक है, ओ और औ, है ना,
ठीक है। उसके बाद फिर दंत्योष्ठ, तो व और फ, इट इज़ इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाओ, यहाँ से सभी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर नासिक में, जाहिर सी बात है जहाँ पर नाक का यूज़ हो रहा हो। अलजीह वर्ण, तो ये है आपका क, ख, ग, ज और फ। ठीक है, ये अलजीह वर्ण होता है। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, है ना। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा वीडियो और चाहिए, ताकि हम आपके लिए मेहनत कर सकें। थैंक यू वेरी मच।